गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो न्यूज़पेपर होता है और जो न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ का भाग होता है जिसे हम संपादकीय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम यहाँ स्पष्टीकरण देते हैं और चीज़ों को बताते हैं। तो दोस्तों, आज जो कंटेंट है, जो विषय है, वो है कूड़े के पहाड़ से निपटने की चुनौती। हालांकि आज जो कूड़े के बारे में हम बात करेंगे, ये स्पेशली दिल्ली के संदर्भ में दिया है, पर केवल दिल्ली में ही कूड़े के निदान के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। आज हमारे देश के किसी भी आप नगर में चले जाएं, महानगरों में चले जाएं, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों से लेकर गाँव तक चले जाएं, ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है और ये समस्या धीरे धीरे विकराल होते चली जा रही है। आज वही कारण है, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, किसी प्रकार की प्रदूषण हो या कोई नई नई बीमारियां, ठीक है, यदि वो जन्म ले रही तो सबसे बड़ा जो देन है वो अस्वच्छता है, गंदगी है। आज का जो समाज है ना, अपने आप को बहुत ही लिबरल समझ रहा है, बहुत पढ़ा लिखा समझ रहा है, पर जब कचरे की बात आती है तो अपने घर के बगल में ही फेंक के निकल जाएगा या किसी दूसरे के घर के दरवाजे के ऊपर, नीचे, कहीं भी फेंक के, मतलब उसके घर के सामने नहीं होना चाहिए, भले उसका पड़ोसी पूरी तरह से कचरे का ढेर उसके यहाँ लगा दिया जाए। तो कहीं न कहीं समस्या आपके ऊपर भी आएगी। यदि आपका पड़ोसी बीमार होगा, डेंगू होगा, मलेरिया होगा, तो उससे आप भी प्रभावित होंगे। वही पूरा इन्वायरमेंट खराब होगा, हवाएं खराब होंगी, आप भी उसकी जद्दोजहद में आएंगे। इसीलिए ये अपना आप लोग फंडामेंटल राइट समझें स्वच्छता को लेकर, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे कि यदि हमारा समाज पढ़ा लिखा है तो सबसे पहले जो उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, साफ सफाई का होना चाहिए। किसी प्रकार का शर्म नहीं होना चाहिए साफ सफाई को लेकर। तो चलते हैं आज के विषय के बारे में। हम यहाँ पर दिल्ली के संदर्भ में बात करेंगे, पर दोस्तों ये हमेशा अपने दिमाग में फीड करके रखिएगा कि ये समस्या हर एक जगह की है। आप उस चीज़ को अपने परिवार, अपने गांव, ठीक है, वहाँ से भी आप जोड़ कर देख सकते हैं। तो जो आज का विषय है, लिखा कूड़े के पहाड़ से निपटने की चुनौती। तो बता दें, कुछ शहरों में आप जब जाएंगे, स्पेशली आज बात किया जाएगा दिल्ली का जो आपका जगह है, बता रहे हैं, आप लिखा होगा आपका गाजीपुर है, भलसवा है, ओखला। जब इन जगहों पे आप विजिट करेंगे, जाएंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि अरे यहाँ से तो पूरा पहाड़ दिख रहा है, पर वास्तव में पहाड़ नहीं है। पहाड़ों से भी ऊंचे ऊंचे जो है कि वहाँ पे कूड़े के ढेर लगा दिए गए हैं। यदि वहाँ से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इंसान छोटे छोटे देखेंगे, अन्यथा देखेंगे नहीं। इतनी ऊंचाई तक कचरा वहाँ पे डंप कर दिया गया है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश तक दिया कि जल्द से जल्द इस कचरे का निस्तारण करें। कोई एक जगह सरकार जो है चिन्हित करे, उसके बाद वहाँ पे जाके डंपिंग का काम करे। वहाँ पे मतलब कचरे से दूसरी जगह करवाए जहाँ पर आबादी ना हो या बहुत ही कम हो, उसका प्रभाव अन्य लोगों के पास ना आए। पर दोस्तों, इस कार्य को लेकर ने सारी सरकारें उदासीन हैं। सब लोग इससे बचना चाहती हैं और यही कारण है कि जैसे ही ठंड का सीज़न आता है, जितने भी शहर हैं, स्पेशली दिल्ली में आप देखते होंगे कि वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा दूषित हो जाता है कि अब वहाँ की सरकारें जो है हिदायत देने लगती हैं कि कृपया बाहर न निकलें, और कॉलेज, स्कूल, ऑफिस सब एक निश्चित समय के लिए या क्या अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाता है, जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स साफ़ ना हो जाए। मैं आपको बता दूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पे 450 मोस्ट पॉल्यूटेड कह रहे हैं रैंक में चला जाता है, जो कि अगर इंसान ऐसे वातावरण में प्रवेश करेगा, सांसें लेगा, तो सबसे पहले जो उसका नर्वस सिस्टम है, फेफड़ा है, सब तहस नहस हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपने पैसा कमाया है, जो आमदनी आपने जो सेविंग में रखी है, वो सारा आपका कमाया जो है आप अपने ऊपर ही लगाएंगे। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि इस बार एमसीडी चुनाव कूड़े के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा।
तो आपने देखा था जो मैनिफेस्टो होता है, अरविंद केजरीवाल जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो दिल्ली में चुना हुआ है, तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा मुद्दा यही उठाया था कि इस बार यदि एमसीडी चुनाव हम जीतते हैं तो मेरी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता होगी दिल्ली के अंदर जो कचड़े का पहाड़ बना हुआ, कचड़े का ढेर लगा हुआ है, सबसे पहले मैं उसके निस्तारण के बारे में सोचूंगा। और उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि इससे पहले 15 साल से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे काबिज है और जिम्मेदारी उसकी है, पर उसने कभी भी इस समस्या के बारे में नहीं सोचा। उसे पता भी है कि दिल्ली के लोग किस प्रकार से इस भयानक गंदगी की वजह से, तमाम तरह के रोगों की वजह से मर रहे हैं, पर वो पूरी तरह से हाथ खड़ा कर दी। यदि आप मुझे एमसीडी चुनाव में पूर्ण बहुमत देते हैं, यदि जिताते हैं, तो उसके बाद टॉप से लेकर बॉटम तक मेरी सरकार होगी, कोई विरोध नहीं होगा, जो करना होगा हम करेंगे। तो अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए जो उन्होंने वादा किया था करते हैं कि नहीं। हालांकि कुछ हमारे मित्र हैं, दिल्ली में आना जाना मेरा बहुत कम है, क्योंकि जब आप बेसिक नीड्स की बात करेंगे, जो बेसिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ है दिल्ली के अंदर, यदि वहाँ देखा जाए तो हमारे कुछ मित्र हैं, वो बताते हैं कि दिल्ली के अंदर एक सुधार हुआ है। यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में क्रांति आई है। पहले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, दाखिला के लिए इधर उधर हम लोग भटकते थे, एडमिशन नहीं होता था, पर आज वो स्थिति है कि दिल्ली के अंदर जो सरकारी विद्यालय, वहाँ दाखिले के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। और स्वास्थ्य को लेकर यदि हम बात करें तो दोस्तों, मोहल्ला क्लिनिक, जानते हैं गरीब मध्यम वर्गीय झुग्गियों में रहने वाले जो परिवार हैं, उनके लिए स्वास्थ्य बहुत बड़ी चुनौती है। परिवार का कोई सदस्य यदि ट्रीटमेंट के लिए कहाँ लेकर जाया जाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे तो आपकी जो जेबें हैं ढीली पड़ जाएंगी, और हो सकता है आपके पास पैसे भी ना हो, आपकी सुनवाई ना हो। इसीलिए मोहल्ला जो क्लिनिक है दोस्तों, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और एक मध्यम और गरीब परिवार के लिए क्या चाहिए बताइए। और पानी की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट पानी दिया जा रहा है एक लिमिटेशन के लिए। बिजली भी वही है, कई सौ यूनिट, 300-200 यूनिट फ्री दिया जा रहा है। तो ये देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जो किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। ये कोई चटुकारिता की बात नहीं हो रही है कि नहीं हमारे जो है कि कोई रिलेशन के हैं अरविंद केजरीवाल या वहाँ के जो कैबिनेट, नहीं। ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि जब वहाँ के लोग मुझसे इनके बारे में बातें शेयर करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, मैं मानता हूँ कि गुजरात के अंदर इन्होंने चुनाव नहीं जीता, पर गुजरात के अंदर जो इनका परसेंटेज है इतनी तेज़ी से जो बढ़ा है ना, यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई सदस्य ही अगला मुख्यमंत्री होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि यदि अब कोई विपक्ष में खड़ा होने के लिए है, उस योग्य है, तो वो आम आदमी पार्टी है। बता दें भारतीय जनता पार्टी का उसने इतिहास ध्वस्त कर दिया एमसीडी चुनाव में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। अब पहले वो नेशनल पार्टी नहीं थी आम आदमी पार्टी, पर 12% और 5 सीटें गुजरात के अंदर जीतने के बाद वो अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे विगत नवंबर में उपग्रही तस्वीरों में भारत के लैंडफिल्स के ऊपर मीथेन गैस का बहुतायत में होना दिखा है। इसी वर्ष अप्रैल में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भी अपने बयान में कहा था कि दिल्ली व अन्य शहरों में कूड़े के ढेर जहां से मीथेन गैस निरंतर रिसाव होता है। तो बता दें, सबसे पहले जो मीथेन गैस है वो किसी भी एक बहुत बड़े विपन के समान है। जो बम होता है ना, मीथेन गैस किसी बम से कम नहीं है। और यही स्थिति यदि रही तो दिल्ली के अंदर जो फर्टिलिटी है, जो महिलाओं में फर्टिलिटी होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। पुरुषों में नपुंसकता धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, लोग दमा के बीमार से पीड़ित होने लगेंगे। ऐसी तमाम तरह की जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो सामने आने लगेंगी। उसके बाद चुनावी गहमागहमी में राजनीतिक दल भले ही यह कह दें कि बस दसियों वर्षों के लाखों टन के कूड़े के पहाड़ों को 3 या 5 साल में हटा देगा, किंतु लाखों टन कूड़े को हटाने, छानने व जैविक कचड़ों को अलग अलग कर आगे की कार्रवाई करने या नई जगह पर स्थापित करने में महानगर को सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी।
अब बोलिए, जो सबसे बड़ी बात तो है ये दिक्कत कि जगह कहाँ मुहैया कराया जाएगा जहाँ पे डंप किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि दिल्ली सरकार के पास ज़मीनें बहुत कम हैं, इसलिए वो ज़्यादातर, चाहे हरियाणा का रीजन हो, क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश का रीजन हो, वो एनसीआर घोषित करते चली जा रही धीरे धीरे, और कह रही कि वहाँ के डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। और दोस्तों, थोड़ा मोड़ा कचरा नहीं, मैं बोल रहा हूँ पहले कि पहाड़ जैसा है। अभी बहुत बड़ी चुनौती है कि उसमें से छांटना भी कि जैविक क्या है, अजैविक क्या है। ठीक, किसको आप खाद के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, किसको कहाँ ले जाना है। और देखा जाने तो ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कचरे को लेकर। यहाँ तक कि कुछ ऐसे देश हैं जो डंपिंग करके समुद्र में एक द्वीप का निर्माण कर दिए हैं। ऐसे में मिसाल आपके सामने एक चाइना जैसा देश है जिसने डंपिंग के सहारे ही एक द्वीप का निर्माण कर लिया है, और जिससे आप कह सकते हैं कि चीज़ें भी पर्यावरण के खिलाफ भी हैं। समुद्र में इतनी भारी मात्रा में यदि आप कचरा फेंकेंगे तो उसका प्रभाव पूरी तरह से महासागरों के ऊपर पड़ेगा। उसके बाद जब हम लोग मछलियाँ खाएंगे तो मछलियों के अंदर यही विषैले तत्व जाएंगे और स्वास्थ्य संबंधी इशू जाएंगे। पता है आपको, एक मिनीमेटा करके रोग होता है जो मछलियों के अंदर पाया जाता है, जिसमें लेड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। एक समय था जब पश्चिम बंगाल से झींगे जैसी जो मछली होती है वो हम जो है कि जापान जैसे देश को, या फिर कहें पूर्वी एशिया में तकरीबन जितने भी राष्ट्र उनको हम भेजते थे झींगे की, क्योंकि झींगे की मछली हर जगह नहीं पाई जाती। मैं मानता हूँ चाइना और जापान मछली मारने के यदि नज़रिए से देखा जाए तो हम देशों से बहुत आगे, क्योंकि वो द्वीप है पूरा, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। पर झींगे की यदि बात किया जाए तो प्रचुरता भारत में है। तो जब हम यहाँ से झींगे मछली भेज रहे थे ना, तो वहाँ के कुछ लोग खाएं, उसके बाद मिनीमेटा रोग से पीड़ित होने लगे। लेड पारा और की जो है उसमें मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जब सर्वे किया गया, उस पर पूरा शोध किया गया, तो पता चला जो आप लोग झींगा मछली खा रहे हैं जो भारत से मंगा के, वो समस्या पैदा कर रही। समस्या कैसे पैदा कर रही है? क्योंकि हमारे देश में देखते हैं जब किसी भी धार्मिक चीज़ों का आयोजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा डंप कर देते हैं नदियों में। और यही नदियों का पानी कहाँ जाकर मिला है? सागर से, सागर का महासागर में। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में जब दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाता है, इतनी भारी संख्या में मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, और मूर्तियों के साथ जो तमाम तरह के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, और दुर्गा माँ का या फिर अन्य देवी देवताओं का जो प्रतिमा का निर्माण किया जाता है, उसमें तमाम तरह की हाई सैचुरेटेड जो कलर्स होते हैं, केमिकल होते हैं, वो जब हम लोग डंप करते हैं नदियों में, सागरों में, तो वो उन्हीं का सेवन मछलियाँ करती हैं। इस वजह से दोस्तों पूरी तरह से भारत जैसे देश में जो झींगा उत्पादन कर रहे थे, जापान जैसे देश ने रोक लगा दी कि भैया हम तुम्हारी मछलियाँ नहीं खाएंगे। फिर एक समय आया दोस्तों, सरकार ने रोक लगा दिया कि यदि धार्मिक प्रोग्राम का आप लोग आयोजन कर रहे हैं तो पूरा प्रयास करिए कि ऐसे जगहों पे इसका निस्तारण ना करें, ऐसे बहा ना दें, फेंक ना दें, या फिर मूर्तियों में केमिकल कम से कम इस्तेमाल करें। फिर भी सरकारों को कोई नहीं सुनता। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का बार बार दीपावली हो या कोई किसी प्रकार का उत्सव हो जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, उसके बारे में चिताया जाता है कि आप लोग प्रयास करिएगा कम लाइट, कम साउंड, कम गैसों वाला जो है, या कि आप पड़ाका वड़ाका जलाएं। पर कौन किसकी सुनता है? लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ताखा पे रख के अपना काम करते हैं। तो यही सब कारण है। जब तक हम चीज़ों को नहीं देखेंगे, या तो फिर ये करें कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे केंद्र सरकार को कि एक सख्ती के साथ कोई कानून इम्प्लीमेंट करे कि जो पूरे विगत भारत के पूरे क्षेत्रों पे लागू हो, और सख्ती से कानून के माध्यम से उसका पालन करे। अन्यथा निर्देश से कुछ नहीं होगा। निर्देश से कौन किसकी बात मानता है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत निर्देश दिया केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार जब उसकी बात नहीं मानती, आजकल आप देख रहे हैं कोलेजियम जैसे मुद्दे को लेकर विवाद हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं पता है? वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने RTI फाइल किया था कि भैया हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या बातें हो रही हैं
जो एक पैनल का निर्माण किया गया है कोलिजियम जैसी व्यवस्था को लेकर, जो जजों की नियुक्ति करता है, उसके बारे में कि क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हमें जानना है, हम देशवासियों को जानना है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बोल रहे हैं पता है ना? जो फाइनल जजमेंट होगा वो हम बातें सबके सामने रखेंगे। फिलहाल अभी जो बातचीत चल रही है उस बातों को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। जब हमारी और आपकी बात आएगी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, पर जब इनकी जवाबदेही की बात आएगी, अकाउंटेबिलिटी की बात होगी, तो ये लोग मौन हो जाएंगे। यही सारी समस्या है। जो लोग कहते हैं कि नहीं, कानून और संविधान हर जगह समान रूप से सबके ऊपर लागू नहीं। यदि आप वीआईपी हैं तो आपका अलग है, वीवीआईपी हैं तो अलग है, और नॉर्मल है तो फिर पूरा कानून ही अलग है। तो आज का जो पूरी तरह से मुद्दा है बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और इसमें देखा जाएगा कि क्या सफल हो पाते हैं अरविंद केजरीवाल, जो एमसीडी चुनाव के दौरान इतना बड़ा उन्होंने वादा कर दिया है दिल्ली वासियों से कि इस बार जो है कि हम पूरी तरह से जो पहाड़ों का ढेर है कचरे के रूप में उसका निस्तारण कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। यदि किसी प्रकार की कोई भी बात हो, कोई अभिव्यक्ति हो, विचार हो, यदि आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।